राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2025 से आप क्या समझते हैं? इसके सिद्धांत, उद्देश्यों एवं रूपरेखा को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा कार्यों का आधार पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम की अवधारणा विस्तृत एवं व्यापक है। इसमें वे सब समस्त अनुभव आ जाते हैं जिन्हें छात्र विद्यालय में प्राप्त करता है। इसमें कक्षा और कक्ष के बाहर अर्जित समस्त शैक्षणिक एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आ जाती हैं। पाठ्यक्रम को क्रिया एवं अनुभव के रूप में समझा जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का नियोजन किया जाता है। चूँकि शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम का नियोजन और उसके उद्देश्य भी बदलते रहे हैं और इसके अनुरूप ही पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होते हैं। स्वतंत्र भारत में भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। अतः इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए पाठ्यक्रम का नियोजन करने का प्रयास शिक्षाविदों और सरकारों के द्वारा किया गया है। सुप्रसिद्ध राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग तथा सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों ने पाठ्यक्रम निर्धारण के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विविध भाषाएं, संस्कृति, धर्म, जाति और संप्रदाय हैं जो विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं। अतः यहाँ एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। राष्ट्रीय नीति 1986 में कहा गया था कि देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जो संविधान की मूल धारणा एक निश्चित स्तर तक बनी बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो पर आधारित हो। इसमें यह भी कहा गया था कि पूरे देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए। 10 वर्षों के लिए ऐसा आधारभूत पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जिससे बालकों में राष्ट्रीय मूल्य और वैज्ञानिक सोच का विकास हो। उक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों के आधार पर 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना प्रस्तुत की जिसमें विशेष रूप से स्कूली पाठ्य की चर्चा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सन 2000 में पाठ्यक्रम की एक प्रभावी योजना देश के सामने प्रस्तुत की जिसे पाठ्यक्रम संरचना 2000 कहा गया। सन 2000 के उपरांत समाज में होने वाले भारी परिवर्तनों तथा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों और नवीन प्रवृत्तियों के विकास होने के कारण पाठ्यक्रम पुनर्विचार करने की आवश्यकता अनुभव की गई। अतः भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के विकास हेतु राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की बैठक बुलाई गई। 14 जुलाई 2004 से 19 जुलाई तक चली इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि 21वीं शताब्दी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का विचार था कि कोई भी पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता। समय की धारा के परिवर्तन के साथ पाठ्यक्रम में भी बदलाव आवश्यक है। पाठ्यक्रम सदैव ही निरंतर प्रक्रिया में रहता है, गत्यात्मक प्रक्रिया में रहता है। समाज के विकास की प्रक्रिया के अनुरूप ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया भी होती है। अतः 1988 व सन 2000 की पाठ्यक्रम संरचनाओं की समीक्षा करते हुए नई शताब्दी की आवश्यकताओं, आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिसंबर 2005 में NCERT ने जिस पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है उसे ही पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 कहा जाता है। इसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक का पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2025 के सिद्धांत, जिन सिद्धांतों को आधार मानकर इस पाठ्यक्रम की रचना की गई है उनमें प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार है। नंबर 1, संतुलन का विकास सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम में संतुलित विकास की अवधारणा को उचित स्थान प्रदान किया गया। विकास के प्रत्येक पक्ष को उसकी आवश्यकता तथा महत्व के आधार पर स्थान दिया गया है। सांस्कृतिक संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कल्चर। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व आदर्शवादिता, मानवता, नैतिकता, सामाजिकता और समन्वय आदि को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में पूर्ण रूप से स्थान दिया गया है। इससे भारत की आदर्श संस्कृति एवं योग्यता का संरक्षण होता है। समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन। उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय करते हुए उसके सर्वांगीण उपयोग व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु इस
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रचना की गई है। इस प्रकार पाठ्यक्रम में समायोजन के सिद्धांत का अनुसरण किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी आज भारत के लिए एकता और अखंडता की महती आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यकता है। अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में संरचना में एकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। विभिन्न धर्म, परंपरा और संस्कृतियों में समन्वय स्थापित करने एवं धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान इस पाठ्यक्रम में किया गया है। रुचि का सिद्धांत। रुचि के अभावों में शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी रूप से संचालित नहीं की जा सकती, इसलिए इस पाठ्यक्रम में शिक्षक की रुचि, छात्रों की रुचि और अभिभावकों की रुचि पर विशेष ध्यान दिया गया है। नैतिकता का सिद्धांत। जीवन में नैतिक मूल्यों का अपरिमित महत्व है। नैतिक मूल्यों के अभाव में न व्यक्ति का विकास होता और न ही समाज का। नैतिक मूल्यों के अभाव के कारण ही आज भारत में भ्रष्टाचार और अनेक बुराइयां पैदा हुई हैं। इसलिए इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में नैतिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। मानवता का सिद्धांत। आज मानवीय मूल्यों का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी है। दुनिया के सभी देश मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों पर अधिक बल देते हैं। इसलिए इस पाठ्यक्रम में मानवता के सिद्धांत को स्वीकार करके ऐसी विषय वस्तु के संकलन पर बल दिया गया है जिससे बालक में प्रेम, सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, दया आदि मानवीय गुणों का विकास हो सके। उपयोगिता का सिद्धांत। इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में उपयोगिता के सिद्धांत को अपनाते हुए पाठ्य वस्तु को जीवन से संबंधित करने का प्रयास किया गया है। उपयोगी विषय वस्तु को प्राथमिक स्तर से ही महत्व दिया गया है जिससे छात्र अपने व्यावहारिक जीवन में उनका प्रयोग कर सके। आदर्शवादिता का सिद्धांत। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में आदर्शवादिता के सिद्धांत का अनुसरण किया गया है। प्राथमिक स्तर से ही आदर्शों और मूल्यों के विषय में जानकारी देने और सर्वशक्तिमान की सत्ता एवं महत्ता के विषय में ज्ञान कराने पर बल दिया गया है। सामाजिक सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सोशल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है और समाज का शिक्षा के बिना कोई महत्व नहीं है। अतः इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना में सामाजिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। पाठ्यक्रम में उन सभी तथ्यों और तत्वों को अपनाने पर बल दिया गया है जो स्वार्थ और आदर्श समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के उद्देश्य। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के प्रमुख उद्देश्य को इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। देश के राष्ट्रीय विकास में सहयोग प्रदान करना, छात्रों में मानवीय मूल्यों का विकास करना, छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना, छात्रों में सामाजिक एकता की भावना का विकास करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करना, भाषाई समस्या का समाधान करना, शिक्षण संसाधनों में समन्वय स्थापित करना, स्तरानुकूल शिक्षण विधियों का विकास करना, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, शिक्षण में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, अभिभावकों की आकांक्षा की पूर्ति करना, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करना, ज्ञान निर्माण में छात्रों की सहभागिता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, छात्रों को प्रयोगात्मक माध्यम द्वारा सक्रिय शिक्षण के अवसर प्रदान करना, छात्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, यथार्थ पर विवेचनात्मक परिप्रेक्ष्य को विकसित करने की योग्यता का विकास करना। पाठ्यक्रम 2005 की रूपरेखा। फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम 2005। शिक्षा के विभिन्न स्तरों, कक्षाओं पर अधोलिखित विषय पढ़ाए जाने चाहिए। नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, गणित, कला विषय, शिल्प, कार्य अनुभव, अंग्रेजी, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य अनुभव। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 10 तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कला, कार्य अनुभव, कंप्यूटर शिक्षा, शांति शिक्षा। नंबर 4, उच्च माध्यमिक स्तर कक्षा 11 से कक्षा 12 तक अनिवार्य विषय मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, गणित, ऐच्छिक विषय, विज्ञान वर्ग, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, कला वर्ग, भौतिक, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, वाणिज्य वर्ग, व्यापार अध्ययन, अकाउंटेंसी।
और अन्य विषय, कला, शिक्षा और अन्य ऐच्छिक विषय। शिक्षण विषयों के प्रति दृष्टिकोण। विविध विषयों के बीच कठोर विभाजन की दीवारों को कम करने की आवश्यकता है, जिससे अधिगम की रोचक और वैविध्यपूर्ण विधियों का प्रयोग किया जा सके। इससे अध्ययन में छात्रों की रुचि जागृत की जा सकेगी और उनको सक्रिय रखा जा सकेगा। भाषा, लैंग्वेज, सुवोपल्ली, सुनने, बोलने और लिखने के कौशल विद्यालय के सभी विषयों के शिक्षण में विकसित होते हैं। अतः प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक बालकों के अधिगम में उनके बुनियादी महत्व को समझना आवश्यक है। भाषा के द्वारा ही बालक समाज में व्यक्ति, विचारों, वस्तुओं और अपने आसपास के संसार से अपने आप को जोड़ते हैं। भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित नहीं है, अपितु दूसरे अन्य विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला, शिल्प आदि कक्षा में भी होते हैं। राष्ट्रीय करिकुलम की रूपरेखा में कहा गया है कि त्रिभाषा सूत्र को अलग करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत समाज बहुभाषी समाज है। इसलिए बालकों को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा सीखने के लिए समृद्ध वातावरण की आवश्यकता है। इसके लिए विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें, अन्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, रेडियो, ऑडियो कैसेट और कक्षा पुस्तकालय आदि की व्यवस्था की जाए। गणित, मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है गणितीय क्षमताओं का विकास करने, तार्किक ढंग से सोचने समझने, अमूर्त चिंतन करने और समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का विकास करना है। गणित की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालकों के वे संसाधन समृद्ध हों, जिनसे उन्हें अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करने में सहायता मिले। विद्यालय में गणित शिक्षण हेतु गणित कॉर्नर एवं अन्य संसाधन व सामग्री की व्यवस्था की जाए, जिनसे बालकों को समृद्ध वातावरण उपलब्ध हो। विज्ञान शिक्षण का मुख्य लक्ष्य अवलोकन करने, परिकल्पना निर्माण करने, निष्कर्ष निकालने, निष्कर्ष का परीक्षण करने तथा संबंधी सिद्धांतों का निर्माण करने की योग्यता का विकास करना है। विज्ञान का शिक्षण प्रयोग एवं गतिविधि के आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे बालक क्रिया करके सीखे। प्राथमिक स्तर पर बालकों की जिज्ञासा एवं रचनात्मकता की प्रवृत्ति का पोषण के लिए आसपास के वातावरण की चीज़ों का अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण आदि गतिविधियों के माध्यम से माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की अवधारणाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा अवलोकन, संकलन और वर्गीकरण के साथ साथ विश्लेषण, संश्लेषण और अनुप्रयोग एवं प्रोजेक्ट के द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए तथा विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण हेतु प्रयोगशाला, कार्यशाला और प्रोजेक्ट सामग्री आदि की व्यवस्था की जाए। सामाजिक विषय, सोशल साइंस। बालकों को समाज की वास्तविकता से परिचित कराना बहुत आवश्यक है। अतः सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य लक्ष्य बालकों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना होगा। इस हेतु प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं जैसे मानवाधिकार, लैंगिक न्याय और हाशिए पर पड़े समूहों व वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित किए जाने के लिए अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण राष्ट्रीय और मानवीय मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, परस्पर सहयोग, सम्मान और विश्वास तथा विविधता में एकता के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करने में सहायक होगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए ऐसी विधियों का चयन करना चाहिए जो विचार विमर्श, सृजनात्मकता और विवेचनात्मकता को बढ़ावा दे और बालकों में पूर्व तथा वर्तमान में संबंध स्थापित करने की क्षमता का विकास करे। कला, आर्ट। कला शिक्षण का मुख्य लक्ष्य सौंदर्यात्मक, संस्कृति और वैयक्तिक चेतना के साथ साथ ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना है, जिससे बालकों में स्वयं को विविध रूपों में व्यक्त करने की क्षमता का विकास है। कला शिक्षण में संगीत, नृत्य, नाटक, दृश्य कलाएं, कठपुतली कला, मिट्टी की कला आदि कलाओं को लोक तथा शास्त्रीय रूपों और धरोहरों शिल्पों को पाठ्यक्रम में समेकित घटकों के रूप में मान्यता दी जाए। कला को स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर मान्यता दी जाए और विद्यालयों में कला से संबंधित अधिक सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। कंप्यूटर। चूँकि आधुनिक समय में समाज में कंप्यूटर का महत्व और उपयोगिता बहुत अधिक है, इसलिए बालकों को इसके अध्ययन बहुत आवश्यक है। कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस। कार्य अनुभव के द्वारा सीखने की प्रक्रिया अधिक सहज और रचनात्मक होती है। इससे बालकों के सामाजिकरण में बहुत सहायता मिलती है। इससे उसमें परस्पर सहयोग और सहकारिता की भावना विकसित होती है और इससे उनमें जीवन उपयोगी कौशल का विकास होता है। इसलिए बालकों को क्रिया अनुभव की शिक्षा दी जानी आवश्यक है। कार्य अनुभव की शिक्षा का शिक्षण व्यवहारिक ढंग से किया जाना चाहिए। विद्यालयों में कार्य अनुभव के लिए पर्याप्त संसाधन और सामग्रियाँ उपलब्ध होनी चाहिए। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। शांति शिक्षा, पीस एजुकेशन। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 की समीक्षा।
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 स्वतंत्र भारत के भारतीय शिक्षा के इतिहास में पाठ्यक्रम के क्षेत्र में एक बहुमूल्य दस्तावेज है। इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा में उन सभी तथ्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जो पाठ्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा से संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था को मजबूत आधार प्राप्त हुआ है। प्रत्येक स्तर पर इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा में उन सभी बिंदुओं का समावेश किया गया है जो छात्र के सर्वांगीण विकास में योगदान देते हैं। सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलतावादी समाज के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए दस्तावेज में विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरों की भलाई और भावना के प्रति संवेदनशीलता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति, आर्थिक प्रक्रियाओं और सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता, राष्ट्रीय एकता और संस्कृति के संरक्षण की प्रतिबद्धता पर विशेष बल दिया गया है। इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ने, रटन प्रणाली से मुक्त होने, बालक के सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराने और परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाने तथा उसको कक्षा की गतिविधियों से जोड़ने आदि को महत्व दिया गया है। शांति शिक्षा को महत्व देकर आधुनिक समाज की शायद सबसे महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करने का इसके द्वारा प्रयास किया गया है। इस दस्तावेज में वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयामों का परीक्षण करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि बालकों को अधिगम को विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण किस प्रकार महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2025 को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, जैसे भाषा की समस्या के संबंध में प्रमुख समस्या यह है कि शिक्षण का माध्यम किस भाषा को बनाया जाए, पाठ्यक्रम में किन महान व्यक्तियों और महापुरुषों के व्यक्तित्व व कृतित्व को प्रस्तुत किया जाए, समाज की आशाओं और आकांक्षाओं को किस प्रकार समाहित किया जाए, पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन और शिक्षकों की संख्या व गुणवत्ता में किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाए, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं वाले राजनीतिक दलों की सरकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप शिक्षक नीतियों में किए जाने वाले परिवर्तनों की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए, धनाभाव के कारण संसाधनों, शिक्षण सामग्रियों, पुस्तकालयों, विविध उपकरणों आदि की व्यवस्था किस प्रकार की जाए, इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए। यह एक गंभीर समस्या है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को चाहिए कि वे इन समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर प्रयास करें।